ये कहानी है अकरम की, जो एक ऑटो ड्राइवर था। अकरम की अब तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप का वो इकलौता सहारा था। अकरम, इतनी धूप में कहाँ जा रहा है बेटा? आज रहने दे, आराम कर। अम्मी, धूप हो या बारिश, काम पर तो जाना ही होगा ना। लेकिन बेटा, तेरा रोजा भी है। भूखा प्यासा कैसे चलाएगा तू ऑटो, वो भी इतनी गर्मी में? और फिर तू। अम्मी, रोजा और मेरा काम दोनों ऐसी चीजें हैं जिनमें से मैं किसी को भी कभी नहीं छोड़ सकता। और आप मेरी फिक्र ना करें, अल्लाह सबका निगहबान है। वो अपने हर रोजादार को रोजा रखने और अपनी रोजी कमाने का हौसला देता है। वैसे भी अम्मी, ईद को अब बस कुछ ही रोज बाकी हैं और इस बार हम ईद जरूर मनाएंगे, ये वादा है मेरा। इतना कहकर अकरम घर से निकल गया। वो बड़ी उम्मीदों से अपना ऑटो लेकर शहर के मेन चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन काफी घंटों के बाद भी उस दिन अकरम को कोई सवारी नहीं मिली। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। अकरम का रोजा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने ऑटो से बाहर निकलकर सवारी का इंतजार करने लगा। साहब, कहाँ जाएंगे साहब? घंटाघर, बड़े बाजार? नहीं, तो फिर कहाँ जाना है साहब बताइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। ये रहा मेरा ऑटो। अरे भाई, तुम्हारा ऑटो क्यों देखूं जब मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी है? चलो हटो अब रास्ते से, मुझे देर हो रही है। जी माफ कीजिएगा साहब, आप जाइए, यहां से जाइए साहब। अकरम काफी देर तक सवारी की राह तकता रहा, लेकिन उस दिन वहां कोई आ ही नहीं रहा था। उसके ऑटो के पास एक चाय वाले की दुकान थी, जिसने अकरम से कहा, अरे भाई, क्यों धूप में खुद को जला रहे हो? आज कोई सवारी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों चाचा, मैं भी देख रहा हूं, आज यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। अमूमन तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। वो क्या है ना, यहाँ से थोड़ी दूर रोड का काम शुरू हो गया है कल शाम से ही, तो ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया है। हाईवे से ना किसी को आने दे रहे हैं और ना ही जाने दे रहे हैं। जब तक रोड का काम पूरा नहीं होता ऐसे ही रहेगा शायद। हम भी बस जा ही रहे हैं घर, तुम भी जाओ। उस चाय वाले की बात सुनकर अकरम उदास हो गया था, लेकिन उसने अब भी हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन अपना ऑटो लेकर शहर के दूसरी तरफ जाने लगा, जहां उसे सवारी मिलने की उम्मीद अब भी थी। अकरम थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि अचानक उसे हाईवे पर एक गाड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी बीच रास्ते पर खड़ी थी और एक आदमी उसके पास खड़ा अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि गाड़ी खराब है और वो आदमी बहुत परेशान। साहब, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? अब हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा आज किसकी मनहूस शक्ल देखकर निकला था घर से। आगे रास्ता बंद है और मेरी गाड़ी भी बंद पड़ गई है, ऊपर से ये गर्मी, और मेरा रोजा भी है। समझ नहीं आ रहा इफ्तारी तक घर कैसे पहुंचूंगा। साहब, आप परेशान ना हो। मुझे हाईवे से हटकर एक रास्ता पता है, गांव से होकर जाता है। रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन हम उससे शहर के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और फिर वहां से जहां चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर। उस आदमी का नाम सादिक था और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उस दिन वो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो आगे नहीं जा सका। वो अकरम से पहले भी मिल चुका था। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें इससे पहले भी कहीं देखा है। देखा था ना साहब, वो मेन चौराहे पर। मुझे मालूम नहीं था कि आपके पास गाड़ी है और मैंने आपसे ऑटो के लिए पूछा था। अच्छा, हाँ हाँ, अब याद आ गया। माफ करना भाई, उस वक्त थोड़ा जल्दी में था तो तुमसे ठीक से बात नहीं की मैंने। और किस्मत का खेल देखो, अब तुम्हारे ही ऑटो में बैठा हूँ। कोई बात नहीं साहब। वैसे आपको जाना कहाँ है, मतलब आपका घर कहाँ है? मेरा घर राजेंद्र नगर में है, वो बड़ी मस्जिद के पास। जी जी, मैं समझ गया, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, वो भी इफ्तारी से पहले। सादिक का घर वहां से काफी दूर था। रास्ता लंबा था, तो सादिक और अकरम के बीच काफी बातें होने लगी। अब सादिक अकरम के बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय एक बात के। लीजिए साहब, आ गया आपका घर। शुक्रिया भाई, चलो सही वक्त पर पहुंचा दिया तुमने घर। इफ्तारी का वक्त बस होने ही वाला है, ये लो अपने पैसे। सादिक अकरम को पैसे देकर जैसे ही मुड़ा, उसे अचानक कुछ याद आया और वो पलटकर अकरम से बोला, अकरम, रोजा तो तुम्हारा भी है ना, और तुम्हारा घर तो यहां से बहुत दूर है, तो तुम इफ्तारी कैसे करोगे? हाँ साहब, घर तो नहीं पहुंच पाऊंगा अब। पानी की बोतल है मेरे पास, आज इसी से इफ्तारी करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी ऑटो वहां लगा दो सामने और मेरे साथ मेरे घर चलो।
हम मिलकर इफ्तारी करेंगे। साहब लेकिन मैं आपके साथ। ज्यादा सोचो मत और जल्दी चलो, इफ्तारी का वक्त बस होने ही वाला है। घर से कई बार फोन आ चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं। सादिक की बात मानकर अकरम अपना ऑटो उसके घर के बाहर ही लगा देता है और फिर उसके साथ उसके घर के अंदर जाता है। सादिक का घर एक आलीशान बंगला था और इफ्तारी के लिए वहां बहुत ही बढ़िया इंतजाम था। अकरम मेरे साथ चलो, चलकर वुजू बना लेते हैं। इफ्तारी से पहले वुजू बनाने यानी हाथ पैर धुलवाने के लिए सादिक अकरम को अपने साथ लेकर जाता है और फिर जो सादिक ने देखा वो चौंकाने वाला था। असल में अकरम के दोनों पैर नहीं थे। असली पैरों की जगह अकरम के पास लोहे की रॉड थी जिनके ऊपर ही उसने अपने जूते पहने हुए थे। अकरम ये क्या, तुम्हारे पैर? साहब जो है बस यही है मेरे पास। 4 साल पहले बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मैंने अपने दोनों पैर उस हादसे में खो दिए। मेरे अम्मी अब्बू ने अपना घर बेचकर मुझे ये नकली पैर लगवाए और तब से ही मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। कमाल है, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि तुम इतनी तकलीफ में हो। अकरम तुम अपने परिवार के लिए ऐसी हालत में भी मेहनत करते हो, ये बात तो समझ आ गई, पर मैं ये नहीं समझा कि तुम्हें अपने अपाहिज होने की बात इस तरह सबसे छिपाने की क्या जरूरत है। साहब पहले नहीं छिपाता था, लेकिन जब भी कोई मेरे नकली पैर देख लेता था और मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं कर पाता था और इसलिए कोई मेरे ऑटो में नहीं बैठता था। मेरे घर का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया था साहब। इस हादसे के बाद से ही मैं और मेरे अम्मी अब्बू रोजे तो रखते हैं पर ईद नहीं मना पाते। मैं जो भी कमाता हूँ वो सब घर के किराए में ही चला जाता है। मेरे अब्बू इस उम्र में भी सब्जी बेचने का काम करते हैं और तब जाकर हम लोग एक वक्त का खाना खा पाते हैं साहब। अब आप ही बताइए मैं और क्या करता। अकरम इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि इस हालत में ऑटो चलाकर तुम गलत कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और तुम्हारे ऑटो में बैठने वाले लोगों के लिए भी। साहब मैंने खुद को बहुत तैयार किया है, दिन रात ऑटो चलाने की प्रैक्टिस की है और तब जाकर काम के लिए घर से निकला हूं। जानता हूं कि लोगों से सच छिपाकर मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं भी क्या करूं साहब। घर बैठ गया तो ना तो अपने अम्मी अब्बू से नजरें मिला पाऊंगा और ना ही खुद से। सादिक और अकरम बात कर ही रहे थे, तभी वहां सादिक की बीवी शामिया उन्हें इफ्तारी के लिए बुलाने आ गई। सभी ने एक साथ इफ्तारी की और फिर नमाज पढ़ने के बाद। अकरम मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मेरा कोई छोटा भाई हो। आज तुमसे मिलकर लगा कि जैसे अल्लाह ने मेरी ये चाहत पूरी कर दी। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ गरीब को आपने अपने साथ बिठाया, अपने दस्तरखान पर जगह दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं चलता हूं साहब, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। ये कहते हुए सादिक अकरम के हाथों में कुछ पैसे रख देता है। अकरम पैसे लेने से इनकार करने लगता है तो सादिक उससे कहता है, ठीक है पर सुनो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा ईद पर, तो मुझे खिलाने के लिए सेवई बनवाना अम्मी के हाथों से। तुम भले ही मुझे अपना बड़ा भाई ना समझो, पर मैं तो तुम्हें छोटा भाई मान चुका हूं। सादिक की बात सुनकर अकरम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सादिक के दिए हुए पैसे रख लेता है। फिर ईद के दिन। अस्सलाम वालेकुम अकरम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपको भी ईद मुबारक। आइए बैठिए ना, अम्मी वो सेवई। हाँ बेटा, बस अभी लेकर आई। सादिक की वजह से पूरे 4 सालों के बाद ईद के दिन अकरम के घर सेवई की मिठास सबने चखी थी। उसके अम्मी अब्बू ने भी सादिक को इसके लिए शुक्रिया कहा। फिर जाने से पहले सादिक अकरम से, अकरम अब चलता हूं, बहुत अच्छा लगा यहां आकर। और हाँ ये लो, ये रही तुम्हारी ईदी। भाईजान ये इसकी जरूरत नहीं है। अरे खोल कर तो देखो, उसके बाद बात करना। वो एक बॉक्स था जिसके अंदर सादिक की गाड़ी की चाबी थी। अकरम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या सोच रहे हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है, लेकिन अब से ये तुम्हारे पास ही रहेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी गाड़ी अब तुम चलाओगे। जब तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो मुझे भी है। और हाँ, अब तुम्हें अपने इन मजबूत पैरों को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है, समझे? सादिक ने अच्छी तनख्वाह पर अकरम को ड्राइवर की नौकरी दे दी थी। ईदी के रूप में अकरम के लिए ये बहुत बड़ी मदद थी, साथ ही उसकी हिम्मत और जज्बे का माकूल इनाम भी।